हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर प्रोटेक्टर में। तो आज का जो टॉपिक है मेरे इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज़ में वो है पुलिस से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जिस भी बोरोवर ने लोन लिया है उसको तमाम तरह के पुलिस से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं। जैसे फ़ोन कॉल पे आता है तो पुलिस कोई बात कर रहा होता है, पुलिस रिकवरी एजेंट ही पुलिस बन के बात कर रहे होते हैं, या फ़ोन कॉल आता है तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ थाने से बात कर रहा हूँ, इस थाने का एसएचओ बोल रहा हूँ, यहाँ डीसीपी बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा बोलते हैं। और जो अपना कुछ मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज में कि आधे घंटे के अंदर आपके यहाँ पुलिस आ रही है या पुलिस आके अब रिकवरी करेगी, या कई एजेंट है वो कॉल करके बोलते हैं कि पुलिस जो है वो आपके घर आने वाली है पैसे रिकवर करने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक जो था वो मैंने इसलिए ये चूज़ किया है क्योंकि इसको लेके लोगों के मन में डर बहुत ज़्यादा बड़ा बैठ जाता है। कई लोग तो इस सदमे में निकलते भी नहीं घर से बाहर उस दिन कि आज मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मतलब अलग ढंग का एक माहौल बना दिया जाता है रिकवरी एजेंट्स के ज़रिए। और ये सारा करवाने वाला बैंक या एनबीएफसी होता है, ठीक है ना। जो ये फेक लोन एप्लीकेशन वाले हैं वो इतने चक्रों में नहीं पड़ते। वो बेसिकली वही सब इनका जो हमेशा का प्रोपेगेंडा है कि आपकी फ़ोटोज़ वायरल कर देंगे, न्यूड फ़ोटो बना देंगे फ़ोटो मॉर्फिंग के ज़रिए, या आपके कॉन्टेक्ट्स में फ़ोन करेंगे, उनको गालियाँ देंगे, उनसे रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। ये लोग तो ये तरीका अपनाते हैं। लेकिन जो बैंक्स और एनबीएफसी है वो लोग क्या करते हैं, वो एक मतलब सस्ता और सुगम जो रास्ता बोलते हैं उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लोग या तो एडवोकेट की बात करते हैं कि एडवोकेट बात कर रहे हैं, आपके ऊपर कोर्ट में केस चला गया है, या वो अपने एजेंट्स के थ्रू फर्जी मतलब एजेंट्स के थ्रू वो पुलिस के नाम पे कॉल्स कराते हैं। हालांकि वो इस चीज़ को बहुत ही गलत ढंग से यूज़ कर रहे हैं और ये चीज़ों पे बैन तुरंत लगना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है एक बहुत ही जिम्मेवारी वाली पोस्ट है और जो एक ऐसा पद है जिसका मतलब लोगों को उसके ऊपर भरोसा है, ठीक है ना। और उसको ये लोग ऐसे दुरुपयोग कर रहे हैं कि लोगों को मतलब गालियाँ, तो कई लोगों को मैंने देखा कि वो लोग गालियाँ भी देते हैं ऐसे मतलब फेक रिकवरी एजेंट्स को। जब वो पुलिस बन के बात करते हैं तो वो गाली खाने वाले काम करेंगे तो गाली खाएंगे ही, लेकिन घुमा फिरा के क्या हो रहा है, पुलिस के नाम को बदनाम किया जा रहा है इस तरीके से। तो मैं ऐसे बैंक से और एनबीएफसी को बोलना चाहता हूँ, सभी को पता है ये बात कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो लोग फिर भी इस चीज़ को बंद नहीं करवा रहे हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट आप किसी भी नाम पे फ़ोन कराइए, 30,000 ही बोलिए, ये बोलिए वो बोलिए। हालांकि कोर्ट को भी बदनाम करना ठीक नहीं है, लेकिन यार कम से कम इन चीज़ों को थोड़ा हटाओ। आज के टाइम में हर व्यूअर को या बोरोवर को पता चल गई है ये बात कि पुलिस और कोर्ट कचहरी का तो इसमें कोई मामला ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ा एक तबका है जिनको इन बातों पे अभी भी मतलब इतना ज्ञान नहीं है। उन लोगों को लगता है कि हकीकत में पुलिस और कोर्ट डायरेक्ट दखल देती है पैसे रिकवरी करने के मामले में। तो आज जो ये, और कई, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ कि कई यूट्यूब चैनल वाले हैं वो लोग इस बात को बहुत ही हाईली मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली उठाते हैं कि पुलिस आएगी रिकवरी करने के लिए आप लोगों के घर, अगर लोन नहीं दिया, ईएमआई बाउंस हो गई तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, 420 हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। तो आज यही मेरा जो है सेशन में जो है ये टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ये सुनना चाहिए और देखना चाहिए, ठीक है ना, कि क्या पुलिस जो है वो लोन की रिकवरी कर सकती है, ठीक है ना। मैं आपको इस टॉपिक को ज़रा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, और मैं आपको बता दूँ कि पुलिस का जो रोल होता है ना, वो पुलिस का रोल केवल एक केस में आता है, जब ये साबित हो जाए कि आपने जो लोन है वो 420 करके लिया, मतलब आपका जो आपने जो लोन लिया था वो आपने 420 करके लिया था। 420 करके लिया था मतलब बोले तो कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे लोन लेते वक्त, डॉक्यूमेंट्स आपने जो यूज़ किए थे उसमें आपने छेड़छाड़ की थी, ठीक है ना। जैसे उसमें आपने छेड़छाड़ की थी, डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़, इंफॉर्मेशन में छेड़छाड़, ठीक है ना। आपका नाम, पता, आधार कार्ड, ये वो फलाना ढिमकाना, इस पर आपने कुछ मैनिपुलेशन करके तब आपने जो लोन लिया है वो लोन लिया है, और अब आपकी जो डिटेल्स खोजी जा रही हैं वो डिटेल्स मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग डिटेल्स नहीं है, आपका घर का एड्रेस, ये वो जो भी है, बहुत तरीके के मतलब डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़, ये कहलाती है 420, ठीक है। जैसे कई लोगों ने मतलब कुछ टाइम पहले मैंने कुछ केसेस देखा था, उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने क्या किया था, अपनी सैलरी के बेसिस पे लोन लिया और सैलरी स्लिप्स में ना छेड़छाड़ करके अमाउंट बढ़ा के दिखाई उसमें, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने लोन ले लिया, तब इतना मतलब वेरिफिकेशन इतना ज़्यादा हुआ नहीं उस बैंक का, और फिर बाद में क्या हुआ
कि जब लोन उसने डिफ़ॉल्ट किया और भाग गया तो सारी चीज़ें जब चेक की गई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, तो पता चला कि सैलरी हकीकत में उसकी इतनी थी भी नहीं। तो ये जो होता है, ये 420 का साफ तौर पे मामला बनता है 420 का। और इस बिना पे जो बैंक या एनबीएफसी है वो तुरंत थाने में जाकर, मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करा सकता है 420 का, ठीक है। और ऐसा साबित होने पर, जब ये साबित हो जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें छेड़छाड़ किया था और ये सब फेक है, तो आपके खिलाफ 420 का मामला जो है वो दर्ज हो जाता है। तो ऐसा मामला जब दर्ज हो जाता है तो आपको मतलब ये है कि तुरंत इमीडिएट तौर पे अब जहाँ भी हो आपको पकड़ के तुरंत कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। और कोर्ट में जब ये बात साबित हो जाती है तो आपको इमीडिएट जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब आप लोग भी कभी कोशिश ना करें कि आपने जो है किसी भी तरह के लोन को लेने में डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि 420 करके आपने लोन लिया है, उस केस में जो है पुलिस की एंट्री होगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि जैसे आपने लोन लिया है, ठीक है, 10 लाख से ऊपर का लोन है, तो जैसे डीआरटी में मामला चला जाता है। 10 लाख से ऊपर का अगर लोन है तो डीआरटी में जैसे रिकवरी के लिए गया, बैंक डाल देता है रिकवरी का। उससे कम का होगा तो सिविल का मामला बन जाएगा वो, ठीक है ना। कोर्ट में आपका मामला चला गया, ठीक है ना। कोर्ट में जब मामला चला गया तो क्या होता है कि कोर्ट में जब मामला चला जाता है, बैंक रिकवरी के लिए जब कोर्ट में डाल देता है तो कोर्ट से आपको क्या आता है, सबसे पहले आता है सम्मन आता है, ठीक है। वैसे सबसे पहले तो जब प्रोसीडिंग शुरू होता है, आपको वैसे जब भी आप कभी लोन लेते हैं या लोन का डिफ़ॉल्ट करते हैं, आपने ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जब 5-6 रिकवर मतलब आपने ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी तो बैंक रिकवरी के लिए क्या करता है कि आपके घर एजेंट्स भेजता है, अपने जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको भेजता है, रिकवरी कराने की सारी कोशिश करता है। जब ये सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो बैंक क्या करता है, एक अपना जो इनके लीगल पैनल पे जो भी एडवोकेट होता है उसके थ्रू आपको एक जो लोन रिकवरी का एक नोटिस शुरुआत में भेजता है। और उसमें ये चीज़ लिखी रहती है साफ तौर पे कि आपने भाई जो है हमसे लोन लिया था और इतनी अमाउंट आपकी ड्यू है, आप ये अमाउंट जो है तुरंत, एक टाइम दिया जाता है 7 दिन का, 15 दिन का, ऐसा टाइम देके आपको बोला जाता है कि अमाउंट तुरंत से तुरंत भर दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो है कोर्ट में केस डाल देंगे, ठीक है ना। हम आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेंगे, जिसमें ये 420 या जो भी है वो सब आपके खिलाफ जो है वो किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि जो उनका एडवोकेट होगा वो आपको एक बैंक या एनबीएफसी का जो है एडवोकेट जो है वो आपको सबसे पहले जो भेजेगा वो भेजेगा लीगल नोटिस, ठीक है। जो ये लीगल नोटिस है वो आपको भेजेगा सबसे पहले, और इसमें जो है इसको लीगल नोटिस कम डिमांड नोटिस भी बोलते हैं, ठीक है। डिमांड नोटिस भी बोलते हैं। डिमांड मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग रह गई है उसका आपसे वो डिमांड करेगा, ठीक है, उस नोटिस के थ्रू। इसमें एक टाइम पीरियड दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। टाइम पीरियड दिया जाएगा जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको कहा जाएगा कि इसमें आप पैसे जमा कर दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। तो उस उचित कार्रवाई में क्या, ये डिपेंड करता है कि लोन की अमाउंट कितनी है, लोन की अमाउंट कितनी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की कार्रवाई करने वाले हैं, ठीक है ना। आजकल जैसे क्या करते हैं अधिकतर केसेस में, आर्बिट्रेशन जो है एक क्लॉज होता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज होता है जिसका इस्तेमाल करके सोल आर्बिट्रेटर अपना बैंक जो है वो एक अपना अपॉइंट करके रखता है। जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें ये चीज़ देख लेना चाहिए कि आर्बिट्रेशन में है कि नहीं, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेशन में क्या करेंगे वो कि जो सोल आर्बिट्रेटर है उसके थ्रू आपके खिलाफ जो है आपको एक टाइम दिया जाएगा कि यहाँ पे आइए। आर्बिट्रेशन में हम लोग एक तरह की मीडिएशन ही होती है, तो उसमें आपको बिठा के मतलब मामला जो है सुलह कराने की कोशिश की जाएगी। आपसे पेनल्टीज आपको माफ़ करने का ऑफर दिया जाएगा, तमाम तरह का ऑफर देके आपका लोन क्लोज कराने की कोशिश की जाएगी। जब आप वो नहीं कर पाते और उनका एक मतलब एक समझिए एक इंडिविजुअल जज की तरह होगा, वो जज ना हो के जज की भूमिका में ही होता है, वो चाहे एडवोकेट हो चाहे कोई भी हो, वो फैसला जो उसने सुना दिया वो फैसला मतलब जो है वो एक जज के फैसले के समान ही माना जाता है। इस एक्ट के अंदर मतलब आर्बिट्रेशन जो है
आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंडर ये फैसला सुनाया जाता है। तो ये जो फैसला दे दिया गया ना, तो ये समझिए कोर्ट के समान ही हो गया, कोर्ट के ऑर्डर के समान ही हो गया। तो उसमें वो आपको फैसला कर देगा कि भाई आप पैसे जमा करो, नहीं तो हम जो है वो एक एग्जीक्यूशन फाइल करके आपके मतलब जो आपके नाम पे एसेट होगा उसको भी वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो अभी मैं आगे की बात पे चलता हूँ। अगर वकील के थ्रू अगर ये प्रोसीजर हो गया, लीगल नोटिस भेज दिया गया, ठीक है, तो और उससे लीगल नोटिस तो चली छुड़ी, मतलब एडवोकेट ने क्या किया कि आर्बिट्रेशन के थ्रू आपके खिलाफ फैसला सुना दिया। वो मैंने आपको बताया कि जैसे बड़े लोन्स के, आजकल छोटे छोटे लोन्स में भी ये लोग करने लग गए हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज लाने लग गए हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता तो वकील क्या करेगा, जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज में नहीं होगा, इन लोगों ने एग्रीमेंट के टाइम में नहीं किया होगा, तो आपको लीगल नोटिस भेजेगा। लीगल नोटिस के बाद क्या करेगा, वैसे तो बाकी इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है, लेकिन लीगल नोटिस भेजने के बाद ये कोर्ट में एक सिविल सूट डाल देंगे। ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया कई बार कि ये जो मामला है लोन रिकवरी का, पेमेंट का, ये सारा मामला जो होता है क्रिमिनल में ना आकर सिविल का मामला बनता है। ठीक है ना, तो सिविल का मामला बनता है तो ये कोर्ट में एक आपके नाम से केस डाल देंगे। जो ये एडवोकेट होगा ये कोर्ट में केस डाल देगा सिविल सूट का। तो सिविल सूट का जब कोर्ट से आपको ये जाएगा तो स्टार्टिंग का जो एविडेंस का वो अपना स्टार्टिंग का जो स्टेज होगा, अपना एविडेंस वगैरह, प्रिलिमिनरी एविडेंस वगैरह होता है, ये सब वो वहाँ पे प्रेजेंट करके सारे आपके खिलाफ सबूत वगैरह इकट्ठा करके केस एक्सेप्ट हो जाता है। जब वहाँ पे वो सबमिट करता है, केस एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको क्या होता है, सम्मन इशू होते हैं। ठीक है ना, कोर्ट से सम्मन इशू होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट से जब आपको सम्मन इशू होते हैं, सम्मन का मतलब होता है बुलावा आना। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोल देते हैं बुलावा। तो बाकायदा कोर्ट का बुलावा होता है। ठीक, ये बकायदा आपको जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको आता है, फिर से कोर्ट से भी जो उनके वो होते हैं, प्यादे होते हैं, वो लोग भी लेके आते हैं। ठीक है ना, कोर्ट से भी वो दस्ती बोलते हैं, वो भी आते हैं ये सम्मन लेके। ठीक है ना, तो अगर किसी वजह से सम्मन आप रिसीव नहीं करते हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन में कहीं भी हैं तो आप नहीं करते हैं, तो हो सकता है 1 से 2 बार ये सम्मन आपके नाम पे इशू हो जाए अगली डेट पे। लेकिन ऐसा आजकल के केसेस में कम देखा गया है, क्योंकि सबको पता है कि लोग इंटेंशनली भी सम्मन इशू रिसीव नहीं करते। तो क्या होता है, सम्मन इशू होने के बाद अगर आपने रिसीव नहीं किया तो आपके खिलाफ जो है बेलेबल वारंट निकल जाता है। ठीक है ना, बेलेबल वारंट निकल जाता है। तो बेलेबल वारंट निकलने पे क्या होता है कि जो अगली डेट लगी होगी आपको, उससे पहले जो है, डेट से थोड़े टाइम पहले पुलिस आपके यहाँ आएगी बकायदा। यहाँ पे ये शुरू हो जाता है पुलिस का रोल। ठीक है ना, तो पुलिस आपके यहाँ आएगी और पुलिस जो है आपको बकायदा बताएगी कि इस तारीख की डेट में आपके खिलाफ जो है बेलेबल वारंट निकला है, तो आप एक जमानती अपना अरेंज करके या जो भी श्योरिटी दे के बकायदा आइए, कोर्ट में पेश होना पड़ेगा आपको। तो आपको समझ लीजिए एक तरह की ये इन्फॉर्मेशन ही होती है, ये बेलेबल आपको आएगी इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, अगर आप जो नेक्स्ट डेट जो भी लगी है बेलेबल वारंट निकलने के बाद उस डेट पे नहीं जाते तो आपके खिलाफ जो है NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट निकल जाता है। नॉन बेलेबल वारंट निकल जाता है। तो इस केस में क्या होता है साथियों कि आप मान लीजिए घर पे आराम से सो भी रहे हैं सुबह सुबह, तो उस समय भी आके मतलब पुलिस आपको जो है घर से ही अरेस्ट कर लेती है। ठीक है ना, चाहे सो रहे हैं, चाहे कहीं घूम रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, ऐसे केस में आपको घर से भी अरेस्ट या कहीं भी हो गया, आपको मौके से अरेस्ट करके विदिन 24 आवर आपको जो है कोर्ट में पेश करना होता है पुलिस को। ठीक है ना, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा उस पुलिस को ना विदिन 24 आवर। तो वहाँ जाके आपको अपनी ज़मानत करानी पड़ेगी और सब कुछ होगा। फिर आगे जो है प्रोसीजर चलता रहेगा, प्रोसीडिंग चलेगी, लंबा टाइम लगेगा इसमें लेकिन चलती रहेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुलिस की एंट्री बेलेबल वारंट से ही शुरू हो गई। उसके नॉन बेलेबल वारंट में तो आपको पकड़ के ही ले जाएगी। ठीक है, कोर्ट के सामने पेश करना, इनकी बॉन्डेज होती है। ठीक, अगर इन केस NBW इशू होने के बाद भी आप किसी तरीके से बच गए और आपने एड्रेस बदल लिया, इधर उधर भाग गए, कहीं छुप गए, तब भी उसके बाद जो है आपके खिलाफ PO हो जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोलते हैं इसको, PO नोटिस इशू हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है, उसको शुद्ध सरल हिंदी भाषा में बात करें तो वो होता है भगौड़ा।
ठीक है ना, ये भगौड़ा होता है। ठीक है, तो ये नौबत जब आ जाती है तो साथियों ऐसा है, फिर तो आपको जैसे मान लीजिए इसमें नॉन अवेलेबल वारंट में आप गए कोर्ट में, वहाँ आपने जमानती दिया या श्योरिटी दे दी अपनी, मान लीजिए जज ने बोला कि इतने का केस है, चलो इतनी श्योरिटी दो, तो इतनी श्योरिटी दे के आप छूट भी गए, वहाँ पे बेल हो गई, फिर आपका केस चलता रहा आगे, वो आगे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। लेकिन जब पीओ हो जाएगा ना तो चांसेस बहुत ही कम होंगे कि आपकी बेल हो, बेल कैंसिल होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जज के मूड के ऊपर होता है, वो आपको कितने भी दिन की मतलब जेल शुरुआत में दे ही देगी। ठीक है ना, तो ये स्टेज ना है, स्टेज को तो अवॉइड ही करो, ये स्टेज भी अवॉइड करो। ठीक है, इसको भी अवॉइड करो। अगर आपके खिलाफ सम्मन आ गए हैं तो आप सम्मन पे कोर्ट में जाके पेश होके एक एडवोकेट करके बेल आपको यहाँ भी करानी होगी, बट यहाँ फिर भी सेफ साइड हो, आप कोर्ट में पेश होके बाकायदा अपना पक्ष रखो, अपनी मजबूरियाँ जो भी हैं आपकी वो आप बताओ। कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर करके अगर तो सेटलमेंट करानी तो आप सेटलमेंट करा सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा टाइम मांग सकते हो। हालांकि इस पूरे प्रोसीजर में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत लंबा टाइम लगता है, तो आप इसमें सेटलमेंट कराने का भी ऑप्शन रख सकते हो, सेटल करा सकते हो। ठीक है ना, तो जो बाकी कोई भी मामला है, ठीक है, बाकी कोई भी मामला है लोन से रिलेटेड, रिकवरी से रिलेटेड, उस सभी किसी भी मामले में जो है पुलिस की एंट्री नहीं होती। यही तमाम ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ से पुलिस जो है आपके पास रिकवरी के लिए भी नहीं, आपकी रिकवरी के लिए, मतलब आप ही को रिकवर करके उठा के ले जाने के लिए आ सकती है। वो केवल कब है, जब कोर्ट में आपके खिलाफ केस चला जाए या 420 जो है वो साबित हो जाए। ठीक है ना, या तो 420 है वो साबित हो जाए, नहीं तो आपका जो मामला है वो कोर्ट से बकायदा NBW या अवेलेबल वारंट या नॉन अवेलेबल वारंट या पीओ हो जाए आप। ठीक है ना, इस केस में ही जो है पुलिस आएगी, वो भी रिकवरी करने नहीं, आपको उठा के ले जाने के लिए आएगी। ठीक है, फिर बाद में आप वकील करके ये वो सारा प्रोसीजर अपना जो करना है कीजिए, आप सही है कि गलत है ये बाद में फैसला होगा, लेकिन पुलिस की एंट्री केवल तभी होगी लोन रिकवरी के मामले में। दूसरा कि जैसे मैसेजेस आते हैं, कई लोन एप्लीकेशन वाले मैसेजेस कर देते हैं कि पुलिस आ रही है आधे घंटे में, ऐसा वैसा, तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी किसी भी लोन से रिलेटेड या पैसों के लेन देन के किसी भी मामले में, इवन आपने किसी से भी पैसा लिया होगा, आप उसको नहीं दे रहे, तो आपके आपके मतलब किसी भी कंडीशन में पुलिस जो है वो आपके घर नहीं आ सकती, आपसे पैसे के रिकवरी के मामले में पूछताछ नहीं कर सकती। कुछ लोग बेवकूफ़ाना हरकत करते हैं कि पुलिस को कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत रिश्वत दे के उसके दबका मारने की कोशिश करते हैं, दबाव मारने की जो है बरोबर के ऊपर कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं कि ये तरीका भी जो है यह पुराना हो चुका। अब पुलिस को भी पता है कि अगर कोई आगे किसी ने रिकॉर्डिंग कर लिया और पता कर लिया, उससे पूछ लिया कि भाई आप किस लिए रिकवरी करने आए हो, और पता तो है ही है कि पुलिस की एंट्री हो नहीं सकती, सिविल का मामला है, क्रिमिनल का तो है नहीं, तो जो है उस पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है अगर वो वायरल होगी या फिर सीनियर सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेंट चली गई तो। ठीक है ना, तो आज के टाइम में भाई इन चीज़ों से तो पुलिस के हर आदमी डरता है, तो ऐसा कोई भी मतलब वो क्लॉज नहीं है जिसमें पुलिस आपको डायरेक्ट पैसे के लिए रिकवरी करने आए। कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि वीडियोस देखी हैं भाई, यूट्यूब पे आती हैं, जैसे और भी लोन से रिलेटेड चैनल्स हैं, उन पर वीडियोज़ मैंने देखी हैं कि रिकवरी एजेंट जो है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी का या बैंक का, वो पास के थाने से उठा के ले आता है किसी पुलिस वाले को, थोड़ा बहुत पैसा पूसा पकड़ा के। तो उस केसेज में क्या है, मैं उन पुलिस वालों को बोलना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी चीज़ में ना आया करें, कल को आपकी नौकरी जाएगी तो थोड़े पैसे के चक्कर में आप अपनी सैलरी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना करें प्लीज़। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं कि वो केवल बेवकूफ़ाना हरकत वो उन लोगों के साथ कर जाते हैं जिनको अपने अधिकार नहीं पता। तो अपने अधिकार जानिए और हमेशा अवेयर रहिए, और ये जान लीजिए कि किसी भी मामले में लोन से रिलेटेड किसी भी रिकवरी के मामले में जो है पुलिस कभी भी नहीं आ सकती। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, बाकी और कोई ऐसा मतलब मुझे भी इसमें अगर कोई टॉपिक ऐसा लगा कि जो और बाद में जोड़ना चाहिए तो मैं इसको जोड़ूंगा। वैसे मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी कि पुलिस का जो है रिकवरी से कोई भी नाता नहीं है, पुलिस कभी भी पैसों की रिकवरी में पड़ती ही नहीं है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से, चाहे वो बैंक की तरफ से चाहे कैसे भी, पुलिस की ड्यूटी केवल क्या है 420 में पकड़ के लाना और अवेलेबल वारंट नॉन अवेलेबल या पीओ में जो है जो भी एक्यूज्ड है उसको लेके जाना या उसको कोर्ट में पेश करना पकड़ के। ठीक है ना, तो बस यहीं पे पुलिस का रोल है और कहीं भी पैसे पुलिस का रोल है नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक था कि पुलिस अब करेगी लोन की रिकवरी,
तो मेरे हिसाब से मैंने वो बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है पूरी वीडियो में, ठीक है। अगर आपको इसमें भी लगता होगा कि कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए प्लीज़, और आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मैं कोई नया टॉपिक, एक और बढ़िया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके लिए लाऊंगा और उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरी वीडियो को मतलब शेयर तो ज़रूर करें ही करें, भले ही आप लाइक ना करें, लेकिन आप उसको शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से क्या होगा, कई ऐसे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन मतलब इतनी नहीं है इन सब बारे में, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और आप लोग जो है अपना जो मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब भी करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट।